और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के खूनी खेल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हमास 6 महीने पहले ही करने वाला था कत्लेआम। इजराइल में अलर्ट बढ़ने से हमास ने हमला रोका। आखिरकार 7 अक्टूबर को फिर खूनी खेल किया, खूनी हमला किया हमास ने, लेकिन इससे पहले 6 महीने पहले ही ये हमला करने वाला था हमास। ये खुलासा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो कुछ किया उससे जुड़े खुलासे में और क्या क्या सामने आया है। क्या हमास की प्लानिंग थी इससे पहले? हमास ने 6 महीने टाला था कत्लेआम। पासओवर की पूर्व संध्या पर करने वाला था अटैक, ये जानकारी मिली है। प्राचीन मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की मुक्ति का पर्व ये माना जाता है और तभी हमला किया। इजराइल में इस मौके पर अलर्ट बढ़ने से अपना प्लान हमास ने रोक दिया। इंटेलिजेंस को संभावित हमले की सूचना भी मिली थी। इस साल 5 अप्रैल को ये पासओवर उत्सव होता है इजराइल का, जब हमले की प्लानिंग थी। बाद में आईडीएफ को लगा कि उन्हें फॉल्स अलार्म मिला था। 5 अप्रैल का हमला रोकने के बाद हमास आशंकित हो गया। हमास को डर था कि इजराइल को योजना की भनक लग गई है। इसके बाद हमास ने ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट कर दिया। 7 अक्टूबर से पहले खुद कई हमास मेंबर्स को जानकारी नहीं थी कि हमला कब होने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास पर बोले फ्रांस के 18 पूर्व राजनयिक, हमास को मिटा नहीं सकते। इजराइल की बातें वास्तविक नहीं है, हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। फ्रेंच राजनयिक भी सामने आए। फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे में छपे लेख में फ्रेंच राजनयिकों ने और क्या कुछ कहा है, आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या बातें कही गई हैं अखबार में। युद्ध में इजराइल के टारगेट वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये बोला गया है। हमास को खत्म करने की बात एक कल्पना भर है, एक फिक्शन है। गाजा में पूरी तरह जंग में उतरना व्यर्थ है, ये भी कहा फ्रेंच राजनयिक ने। हमास का खात्मा सिर्फ एक नारा हो सकता है इजराइल का, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाना चाहता था, यह भी कहा गया। नतीजा बताता है कि इजराइल की नीति वास्तविक नहीं थी और इसके अलावा हमास के खिलाफ अब तक 5 सैन्य अभियान नाकाम रहे हैं, यह भी कहा गया। यह भी कहा गया कि इजराइल कुछ भी कर ले, हमास फिर पैदा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। इजरायली सेना हमास को कभी नहीं हरा पाएगी और ये बहुत बड़ी बात है। भारी जन समर्थन पर खड़ा संगठन कभी नहीं मिटेगा, न मिट सकता है, ये कहा गया फ्रेंच राजनयिक की तरफ से। तो देखिए आवाजें कई उठ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कतर में नहीं होगी किसी हमास नेता की हत्या। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू ने कतर की सरकार को भरोसा दिया है। मोसाद के टारगेट पर है हमास के कई सीनियर लीडर्स। कतर ने बंधक डील में मध्यस्थता की है, तो कतर में किसी लीडर की हत्या नहीं होगी। हमास के नेताओं को कहीं भी मारने की बात करता रहा है इजराइल, लेकिन अब कतर में मौजूद हमास नेताओं को नहीं मारने का भरोसा दिया गया है। तो क्या सीज फायर हमास के लिए लंबी जंग का बहाना है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आग में फंसाना है? क्या 4 दिनों की सीज फायर का ऐलान ईरान का माइंड गेम है? इन सवालों की वजह है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बारूदी साजिशें और सीज फायर के मौजूद हो रहे उनके हमले। युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर की साजिश हमास को नई ताकत जुटाने का मौका देना है। सीज फायर तो बहाना है, असली मकसद इजराइल को युद्ध में थकाना है। ये महज अनुमान नहीं, तथ्य है। इसके सबूत हैं सीज फायर के बावजूद इजराइल में हो रहे प्रॉक्सी हमले। अंशकालिक युद्ध विराम का ऐलान होते ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बारूद बरसाना शुरू कर दिया।
सीज फायर का ऐलान होने के बाद हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया। इसी बीच हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला भी ईरान समर्थित गुट ने ही किया। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस सीज फायर को हमास लंबी जंग का हथियार बना रहा है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को स्थायी तौर पर जंग में फंसाए रहने की चाल है? कहा जा रहा है कि सीज फायर के बहाने हमास के इस चाल का मास्टरमाइंड ईरान है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भी हाल ही में कहा था कि जब युद्ध में हमास थक जाएगा तो उसके बदले हिजबुल्लाह हमले शुरू करेगा। साथ ही हूती और ईरान समर्थित दूसरे संगठन भी इजराइल पर हमले करेंगे। इतने समय में हमास फिर से अपनी तैयारी कर लेगा और इस रणनीति के तहत प्रॉक्सी संगठन इजराइल को एक अंतहीन युद्ध में फंसाए रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाएं। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजराइल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हमास के प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बताया गया कि सभी हमलों को हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अंजाम दिया। इस तरह से ईरान समर्थित गुट इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। साथ ही प्रॉक्सी गुट हमास को बारूदी ऑक्सीजन देने में जुटे हैं ताकि अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल पर दोबारा बड़े हमले कर सके। सीजफायर का ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन इजराइल भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों की गतिविधियों को लेकर खामोश नहीं बैठा है। इजरायली सेना ने भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को मार गिराया, जिसे लेबनान बॉर्डर की तरफ से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इजरायली इलाके में दागी गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम बरसाए थे। जाहिर है 4 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि सीज फायर के बाद हमास पर फिर हमला होगा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। युद्ध 2 महीने तक चल सकता है। उधर इजराइल की चेतावनियों से बेपरवाह हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इजराइल की किसी भी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ इजरायली लोग सीज फायर के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर जमा हुए और इन लोगों ने हिजबुल्लाह को चैलेंज करने के लिए एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए अंशकालिक सीज फायर किया गया है। बंधकों के बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट अपनी बारूदी साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर मिल रही है। 7 अक्टूबर के हमले पर बोला हिजबुल्लाह, हमास का हमला अद्भुत था।
आगे चलकर हमले का असर दिखेगा। जल्द ही हमले का असर पता चलेगा। हमास ने जबरदस्त ऑपरेशन किया था। और एक और बड़ी खबर बता दें, वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। आईडीएफ ने की 6 फिलिस्तीनियों की हत्या। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। आईडीएफ ने मामले की जांच की बात कही है। और आइए देखते हैं कि वेस्ट बैंक के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बारे में और क्या कुछ बताया गया है। 6 फिलिस्तीनियों की हत्या के बारे में क्या बताया गया। गाजा में सीजफायर के बीच वेस्ट बैंक में हमला हुआ। इजरायली हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। मारे गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। 5 लोगों की मौत जेनिन में हुई, 1 की यातमा में हुई। जेनिन में हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, वेस्ट बैंक की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो के अभियान पर भड़क गया है रूस। समंदर में हथियार तलाशने का अभियान है। दूसरे विश्व युद्ध के केमिकल हथियारों की खोज की जा रही है। समंदर में डुबोए गए थे हिटलर के हथियार। अब ईयू नेटो देश तलाशेंगे इन हथियारों को। तो हिटलर के केमिकल हथियार खोजेंगे। हिटलर के केमिकल हथियार विश्व युद्ध 3 का क्या आधार बनेंगे। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल आपको बताते हैं कि क्या आधार हो सकता है ये हथियार। अमेरिका समेत नेटो देश दूसरे विश्व युद्ध के हथियार तलाशने में लग गए हैं। 80 साल पहले समंदर में डुबोए गए थे हथियारों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, जो 80 साल पहले डुबोए गए थे। हिटलर के वक्त बाल्टिक सी में केमिकल हथियार डुबो दिए गए थे जब ये युद्ध चल रहा था। 1945 में जर्मनी की हार के बाद हथियारों के भविष्य पर मंथन हुआ, और जब मंथन हुआ तो ये सामने आया कि 20 दिन तक बैठक चली। फैसला हुआ कि हथियार समंदर में डुबोए जाएंगे। ये उस वक्त की बात है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। 3 साल तक इन हथियारों को समंदर की गहराइयों में उतरकर फेंक दिया गया था, केमिकल वेपन्स को। अब नेटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा समंदर में विनाशकारी हथियार तलाशे जा रहे हैं जो हिटलर ने बनवाए थे। और भी जानकारी सामने आई है। खतरनाक हथियारों के लिए नेटो के इसी अभियान पर रूस भड़का हुआ है। अब रूस ने ये साफ कहा है कि नेटो के इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। देखिए, रशिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो क्या हथियार तलाशा जाएगा और रशिया फिर रुख क्या अपनाएगा, ये देखना होगा। गाजा के रण और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो देशों ने हिटलर के उन हथियारों की खोज शुरू कर दी है जिसे 80 साल पहले समंदर में दफन कर दिया गया था। अगर हिटलर का ये विध्वंसक जखीरा नेटो को मिल गया तो रूस के लिए अमेरिका से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तारीख अगस्त 1945, जगह बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन के शहर पोट्सडैम में 20 दिनों तक चली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टॉलिन मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की हार के बाद उसके भविष्य पर बात हुई, साथ ही उन केमिकल हथियारों पर जिन्हें खास तौर से हिटलर के वॉर साइंटिस्ट ने तैयार किया था। तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। अगले 3 सालों तक समंदर की गहराइयों में अलग अलग जगहों पर इन हथियारों को दफना दिया गया। तारीख नवंबर 2023, जगह बाल्टिक सागर। अब 80 साल बाद बाल्टिक सी में समुद्र मंथन होने जा रहा है। समंदर की गहराइयों में उन विनाशक हथियारों की खोज होने जा रही है जिन्हें हिटलर ने खास तौर से तैयार करवाया था, अपने दुश्मनों को तिल तिल कर मारने के लिए।
बाल्टिक सागर की इन गहराइयों में हिटलर के केमिकल हथियारों की खोज नाटो देश करने वाले हैं, जिसने एक बार फिर ब्लू वॉर जोन में उफान ला दिया है। नाटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नाटो की गुस्ताखी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला है और समंदर में रूसी युद्धपोत गर्जना कर रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नाटो का यह कदम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध लेकर आएगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मई 1945 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोवियत संघ ने जर्मनी के केमिकल हथियारों पर कब्जा कर लिया, जिसमें तकरीबन 65,000 टन सक्रिय केमिकल हथियार थे। जिसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच पोट्सडैम समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। पोट्सडैम समझौते पर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में केमिकल हथियार को डंप कर दिया, जबकि सोवियत संघ ने इन हथियारों को बाल्टिक सागर की गहराइयों में फेंक दिया। हेलसिंकी आयोग यानी हेलकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में 150 से 300 जगहों पर केमिकल हथियार डुबोए गए थे। हिटलर के केमिकल हथियारों का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के पास था, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन केमिकल हथियार रूस ने बाल्टिक सागर में दफना दिया। ज्यादातर हथियारों को बॉर्नहोम और गोटलैंड द्वीपों के पास दफनाया गया। ये दोनों ही द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के पास हैं। रूस का दावा है कि अब इसी केमिकल जखीरे की तलाश में नाटो देश बाल्टिक सागर में समुद्र मंथन करने वाले हैं, जिसके लिए बीते कुछ दिनों से नाटो देशों के युद्धपोत बार बार इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। रूस की नौसेना कैलिबर मिसाइलों से डमी युद्धपोतों को तबाह करने की ड्रिल कर रही है। रूस के टोही विमान लगातार बाल्टिक क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, ताकि नाटो की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा सके। रूस ने इसे लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन को कड़ी चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय में यूरोपीय विभाग के निदेशक सर्गेई बिलायेव ने कहा, बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियां चिंता बढ़ाने वाली है। नाटो समंदर में फेंके गए रासायनिक हथियारों की खोज कर रहा है। यह कदम बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। रूस का दावा है कि नाटो का प्रोग्राम बेहद सीक्रेट है और इसीलिए पहली बार रूस फिनलैंड के बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ नाटो बाल्टिक सी में मंथन कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने ब्लैक सी में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है। रूस के इस फैसले से अमेरिका और नाटो देश भड़क उठे हैं और रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल रूस क्रीमिया से मेनलैंड तक अंडर वाटर टनल बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीन को दी गई है। चीनी कंपनियां बहुत जल्द पुतिन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वो 2 बार कर्च ब्रिज को नुकसान पहुंचा चुका है, जिससे क्रीमिया और रूस का कनेक्शन टूटने का डर है। ऐसे में अब पुतिन अंडर वाटर टनल के जरिए क्रीमिया और रूस को जोड़ने की कोशिश में है, जिसका अमेरिका और नाटो देश विरोध कर रहे हैं। साफ है, कहीं नाटो रूस को तो कहीं रूस नाटो को उकसा रहा है, जिससे ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक समंदर में जंग की चिंगारी भड़क रही है, जो कभी भी जंगी ज्वाला में बदल सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।